वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एजुकेशन रिसर्च सेंटर ERC में। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो करते हैं नई साल 2024 की शुरुआत। हम लाए हैं आपके एग्जाम के लिए नई सौगात। नई सौगात, जी हाँ, नई सौगात मतलब आपके एग्जाम के लिए वेरी IMP क्वेश्चन से लेस बहुत सारे एग्जाम पेपर और उनके सॉल्यूशन। ये देखिए स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2023 सेट ए, प्रैक्टिस इंग्लिश का पेपर सेट बी, सेट सी और इन सबके सॉल्यूशन। और इसी के साथ आप आगे देखेंगे तो हम आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ साथ गणित, साइंस, सोशल साइंस और सारे सब्जेक्ट के पेपर सारी क्लास के लिए सारे सॉल्यूशंस के साथ यहाँ पर आपको देने आए हैं। तो अगर आप इन सारे पेपर्स की तैयारी हमारे साथ करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे हम आपको करवाने वाले हैं सारे प्रैक्टिस पेपर, उनके सारे सेट, सारे सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ ही हम आपको करवाने वाले हैं MP बोर्ड के मॉडल टेस्ट पेपर। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ पर आपको सॉल्व कराए जाएंगे जो कि MP बोर्ड की साइट पर दिए हुए हैं। और इनके अलावा बहुत सारे और भी पेपर हम आपको कराएंगे जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सारे पेपर हमने यहाँ पर दे रखे हैं, इनके सारे सॉल्यूशन आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के लिए सारे सब्जेक्ट के सारे पेपर के सॉल्यूशन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और शेयर करके। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं 10th क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर सेट ए। तो इसका आपको सारा पेपर यहाँ पर दिखाया जाएगा, सारा सॉल्यूशन आपको करवाया जाएगा। तो आप ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ वीडियो में बने रहें। तो आज का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम एक अच्छे से मोटिवेशनल कोटो के साथ। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो इसी अच्छी सी स्पीच के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ERC एजुकेशन रिसर्च सेंटर बाय मधु मैम। तो मैं आपकी मैम आपके सामने हूँ, लेकर आई हूँ प्रैक्टिस सेशन। जी हाँ दोस्तों, अभी पूरा साल आपने खूब मेहनत की है, खूब पढ़ाई की है, लेकिन अब दिस टाइम टू योर प्रैक्टिस। अगर जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और प्रैक्टिस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बैठने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपने मेरे साथ इस पेपर सोल्व कर लिए तो आप जितनी उम्मीद करते हैं उससे अच्छे ही परसेंटेज आप ऑब्टेन करेंगे। तो बिना किसी डिले के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। सुबह सुबह की शुरुआत है, मूड आपका फ्रेश है और पूरे कंसंट्रेशन के साथ हम इस पेपर को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं जो आपका पेपर का फॉर्मेट कैसा होने वाला है। अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10th के। तो हम क्लास 10th के प्रैक्टिस पेपर सोल्व करने वाले हैं, उसका क्वार्टरली एग्जाम का पेपर सोल्व करेंगे, हाफ ईयरली और मॉडल पेपर सारे सोल्व करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास आपके रह सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपका जो पेपर है आपका, उसका किस टाइप का फॉर्मेट आता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका टोटल मार्क्स होते हैं 75 मार्क्स का होता है। टाइमिंग आपकी होती है 3 घंटे की। इसके जो इंस्ट्रक्शन है हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। रीड ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली, यानी कि आपको क्वेश्चन सारे केयरफुली पढ़ने और वाकई में आपको पढ़ने, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर जाते हैं। सेकंड है, रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन विद द क्वेश्चंस बिफोर अटेम्प्टिंग देम। सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले। थर्ड है, मार्क्स ऑफ विच क्वेश्चन आर इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, और सारे जो मार्क्स आपके क्वेश्चन के आगे हैं। देखिए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 4 भागों में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन ए के अंदर आपका आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि यहाँ पर देखा जाता है आपकी रीडिंग अंडरस्टैंडिंग कितनी, आप कितना समझ पाते हैं। इसमें 2 आंसर पैसेज जाते हैं, 10 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी आपका होता है राइटिंग सेक्शन, इसके अंदर आप कितना अच्छे से अपनी जो राइटिंग स्किल है वो यहाँ पर शो कर सकते हैं, ये आता है। और थर्ड सेक्शन आता है आपका ग्रामर सेक्शन, ग्रामर आपकी कितनी अच्छी है ये देखी जाती है। और फोर्थ सेक्शन आपका आता है टेक्स्ट का, जिसको कि आपने पूरे साल किताबों के जरिए पढ़ा है, उस टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी 2 बुक्स है उसमें जो जो क्वेश्चन आंसर है वो इसके अंदर आते हैं, वही पैसेज और
वही प्रोज और पोएम के पैसेज और एक्सट्रैक्ट आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पैसेज आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी हम आपको वर्ड टू वर्ड यहाँ पर ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे, एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और इस पैसेज को आपको पढ़ के आंसर खुद करने हैं। देखिए पैसेज में आपकी आंसर पैसेज मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं। उसके बाद आप मैच करेंगे आपने कितने यहाँ पर सही किए कितने गलत किए, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। टुडे perhaps your only association with the word polio is the Sabin oral vaccination, that vaccine that protect children from the disease। यहाँ पे एक डिसीज की बात हो रही है, बीमारी की बात हो रही है, जिसको कि हम सभी जानते हैं पोलियो। पोलियो नाम की जो बीमारी है उसको हम किससे जानते हैं? ओरल वैक्सीन से। यानी कि यहाँ पर क्या वैक्सीन होता है? आपको 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है, जो जिसका क्या नाम है उस वैक्सीन का? सेबिन, उसका नाम है सेबिन, ठीक है। तो यहाँ पर एक बीमारी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। 55 ईयर्स एगो, 25 साल पहले की बात है। दिस वाज नॉट सो, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। द ड्रेडेड डिसीज, जो भयंकर बीमारी है, विच मेनली अफेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो बीमारी थी ये अफेक्ट करती थी, किसको अफेक्ट करती थी? ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। causes स्टिफनिंग एंड वीकनिंग, जिसकी वजह से क्या होता है? अकड़न हो जाती थी और कमजोरी भी आ जाती थी। किसमें? ऑफ द मसल्स, आपकी जो मसल्स होती थी वो कमजोर हो जाती थी और उसमें अकड़न आती थी। क्रिपलिंग एंड पैरालाइज, और जिसकी वजह से वो कमजोर हो जाती थी और पैरालाइज हो जाती थी, लकवा मार जाता जिससे वो काम नहीं कर सकती थी। विच इज वाई आई एम इन व्हील चेयर। इसी वजह से आज में जो नरेटर है वो खुद की बात बता रहा है। यहाँ पर आई कौन है? नरेटर है, और वो बोल रहा है विच इज आई इन अ व्हील चेयर टूडे, जिसकी वजह से आज मैं व्हील चेयर पर हूँ। यानी कि ये पोलियो नाम की जो बीमारी है उससे हमारा जो नरेटर वो भी ग्रसित हो चुका है। इफ somebody had predicted, यदि कोई व्यक्ति मुझे इसके बारे में बता रहा है, predicted मींस पहले से आप किसके बारे में बता देना। when I was born, जब मैं पैदा हुआ था, that this would happen to me, कि ये मेरे साथ होने वाला है, no one would have believed, कोई भी विश्वास नहीं करता। I was the 7th child in family of 4 pairs of brothers and sisters with a huge, और जो वह बोल रहे हैं कि जो हमारे 8 भाई बहन, हम 4 पेयर हैं, उसके अंदर 4 पेयर का मतलब 8 व्यक्ति, 4 पेयर, एक पेयर मतलब 2 व्यक्ति, तो यहाँ पर 4 पेयर्स का मतलब है 8 व्यक्ति। 8 में से 7वें नंबर का जो बच्चा है वो ये है, कौन है? नरेटर है। और a huge 23 years gap between the first and the last, तो पहला और 8वें नंबर का जो बच्चा है उनके बीच में 23 साल का गैप है। I was told that, मुझे बताया गया, unlike the others, I was so fair and brown haired, कि मुझे बताया गया है कि मैं दूसरे बच्चे जो बच्चे हैं 8 उसमें सबसे अलग था, क्योंकि मैं काफ़ी गोरा था और मेरे जो बालों का कलर था वो ब्राउन हेयर था। देट आई लुक्ड मोर लाइक अ फॉरेनर, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल विदेशियों की तरह लगता था। देन दाऊद भोरी, जैसे कि दाऊद भोरे होते हैं, गोरे एकदम। आई वॉज ऑल्सो कंसिडर टू बी हेल्दीएस्ट ऑफ द ब्रूड, और मैं पैदाइशी में सबसे ज़्यादा स्वस्थ और हेल्दी था। तो आपको पैसा अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, आंसर आपको टिक लगाते जाना है और अपनी मार्किंग खुद करते जाना है। क्वेश्चन आर गिवन, क्वेश्चन फर्स्ट है, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज द पेशेंट ऑफ। हमने पेशेंट किस बीमारी के बारे में पढ़ा है इसके अंदर, और जो नरेटर था वो खुद किससे ग्रसित हो गया था? बिकॉज ऑफ दिस डिसीज ही वाज ऑन द व्हील चेयर, है ना। तो यहाँ पर आपको बीमारी देखनी, सेरेब्रल अटैक, पोलियो, डायबिटीज और हार्ट डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू से समथिंग अबाउट द फ्यूचर इज टू, किसी के फ्यूचर के बारे में बताने को क्या कहा जाता है उसको बताना है आपको। मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ चैप्टर में, पैसेज में, वर्डिक्ट, प्रेडिक्ट, अडिक्ट और प्रोटेक्ट। द नरेटर, थर्ड है, द नरेटर वाज द 7th चाइल्ड इन अ फैमिली दैट हैड, यहाँ पर पूछा जा रहा है नरेटर तो 7वें नंबर का बच्चा था, लेकिन उसकी फैमिली में कितने बच्चे थे? देयर आर 4 पेयर्स ऑफ चिल्ड्रन। अब पोलियो इज द ड्रेडेड डिसीज मेनली अफेक्ट्स द, पोलियो की बीमारी से क्या अफेक्ट होता है आपकी बॉडी में? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्व्स, हार्ट एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड हार्ट, ये आपको देखना है। 5th नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर लुक लाइक अ फॉरेनर, ऐसी क्या फीचर्स थे नरेटर के अंदर कि वो एकदम फॉरेनर की तरह लगता था? ही वॉज फेयर एंड ब्राउन हेयर्ड, ही वॉज फेयर एंड रेड हेयर्ड, ही वॉज फेयर एंड स्किनी, ही वॉज डार्क एंड ब्लॉन्ड। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है, आप सभी ने टिक लगा लिए होंगे। चलिए हम इसके क्वेश्चन के आंसर मैच करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का था आपका, द नरेटर ऑफ द पैसेज इज द पेशेंट ऑफ पोलियो, ठीक है, पोलियो का पेशेंट था, हमने सबने देखा था ये। तो आपका जो आंसर है कौन सा है? बी। तो फर्स्ट में आपका आया है बी, सेकंड वाले में आपका आया है बी, थर्ड वाले में आपका आया है बी, एंड फोर्थ वाले में ए, एंड फिफ्थ वाले में यस ए। जिसने भी बी 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 ए किया है उसको 5 आउट ऑफ 5 मिलते हैं, यानी कि आपको 5 नंबर यहाँ पर पक्के हैं, और सभी के 5 आए होंगे मुझे पूरा विश्वास है जी।
देखिए सभी का ये आंसर आया यहाँ पर, पहले में बी, दूसरे में बी, तीसरे में बी, चौथे में ए और पांचवें में भी ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। ठीक है, ये भी आपका आंसर पैसेज ही है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर एक और पैसेज आपको देखना है। द ग्रेट पिरामिड एट गीजा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अमेजिंग लैंडमार्क। यानी कि जो ग्रेट पिरामिड है गीजा का, वो सब दुनिया का सबसे अमेजिंग लैंडमार्क है। राइजिंग हाई अबव द सहारा डेजर्ट इन द गीजा रीजन ऑफ नॉर्थर्न इजिप्ट। जो नॉर्थर्न इजिप्ट है वहाँ पर सब हाई अबव, जो सहारा डेजर्ट है उससे काफ़ी ऊंचाई पर ये हमारा जो गीजा का पिरामिड है वो वहाँ पर है नॉर्थर्न इजिप्ट में। द ग्रेट पिरामिड स्टैंड सम 450 फीट इनटू द बर्निंग डेजर्ट। और ये बड़ा सा जो ग्रेट पिरामिड है ये कहाँ पर खड़ा हुआ है? 450 फीट के एरिया, 450 फीट की उस पर है बर्निंग डेजर्ट। इसका एंड ऑक्यूपाइज एन एरिया 13 एकड़। जो 13 एकर्स के एरिया के अंदर ये 450 फीट का जो बना हुआ हमारा पिरामिड है, जो इतने गर्म रेगिस्तान के अंदर स्टैंड किया हुआ है, खड़ा हुआ है। द रफ क्लाइमेट ऑफ द सहारा हैज एक्चुअली caused the pyramid to shrink 30 feet from its original height। और यहाँ का जो रफ वेदर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो ये जो पिरामिड है लगभग 30 फीट का सिकुड़ गया। 450 फीट का है और 30 फीट में सिकुड़ चुका है। द पिरामिड वाज सच एन अमेजिंग फीट ऑफ इंजीनियरिंग। और ये जो पिरामिड है वो वास्तव में जो इंजीनियरिंग ने जो बहुत अच्छे अमेजिंग फीट है, जो बहुत अच्छी सी कलाकृति की है किसी के लिए, इंजीनियर्स ने, उसके लिए बहुत तारीफ के काबिल है। दैट इट रिमेन्ड द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड फॉर ओवर 3,800 ईयर्स। तो लगभग 3800 सालों से ये सबसे टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, सबसे लंबा स्ट्रक्चर वर्ल्ड का बना हुआ है। द एंटायर पिरामिड वाज ओरिजिनली फेस्ड विथ पॉलिश्ड लाइमस्टोन टू मेक इट शाइन ब्रिलियंटली इन द सन। और इस पिरामिड के ऊपर जो लाइमस्टोन का जो पॉलिश कर रखा है, उसकी वजह से चूने की जो पॉलिश है उस पर, उसकी वजह से ये सन के अंदर इतना ब्रिलियंटली शाइन करता है जैसे कि गोल्ड की तरह एकदम बढ़िया सा सुंदर सा दिखता है। मोस्ट इजिप्टोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हु स्टडी एंशिएंट इजिप्ट, जो बहुत सारे इजिप्टोलॉजिस्ट हैं जो इजिप्ट में जा जाकर मकबरों पर जो टूम होते हैं उनको स्टडी करते हैं, वो काफ़ी दिनों से इसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं। एग्री दैट द, वो सभी से मानते हैं कि द ग्रेट पिरामिड वाज बिल्ट अराउंड, जो बड़ा सा पिरामिड है कब तक बना हुआ है? 2560 2560 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट बना हुआ है ये 2560 ईस्वी के। अ लिटिल मोर देन 4500 ईयर्स एगो, यानी अभी का जो समय है उसके भी 4500 जो समय है उस अभी के समय से 4500 वर्ष पूर्व ये बना हुआ है। इट टुक टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ वर्कर्स 20 ईयर्स टू बिल्ड। इसे बनाने में लगभग 10,000 वर्कर्स ने काम किया है और 20 साल इसे बनाने में लगे हैं। द पिरामिड कंटेन्स ओवर 2 मिलियन स्टोन्स ब्लॉक। और इस पिरामिड के अंदर कितने स्टोन है, कितने पत्थरों से मिलकर बना है? 2 मिलियन से भी ज्यादा। ऑल द मोस्ट ऑफ द ब्लॉक्स वे 2 और 3 टन। और इसके अंदर जो अधिकतर पत्थर है उनका वेट कितना, वजन कितना है? 2 और 3 टन। सम वे अप टू 80 टन, और कुछ का 80, कुछ ऐसे भी है जिसका 80 टन से लगभग वजन है। द गीजा पिरामिड ऑफ गीजा वाज, जो गीजा का पिरामिड है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज ऑर्डर्ड बिल्ट बाय द फारूक खुफू एज अ मैग्निफिसेंट टूम। और जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का जो बना हुआ है वो किसने बनवाया है? फारूक खुफू एज मैग्निफिसेंट। ये जो टूम है, इसको टूम कहा जाता है, जो पिरामिड होते हैं इनको टूम यानी मकबरा, वो मकबरा बनाया फारूक खुफू ने। हिज वजीर यानी कि एडवाइजर हेमोन इज क्रेडिटेड विथ बीइंग द पिरामिड्स आर्किटेक्ट। और जिसका क्रेडिट है बनाने का, जो जिसकी ये कलाकृति, जिसका ये डिजाइन है, किसने किया था? इनका जो वजीर था खुफू का, हेमोन ने इसे डिजाइन किया था। Khufu's pyramid is actually part of a complex of pyramid that includes the pyramid of Khafre, the smaller pyramid of Menkore, a variety of smaller pyramids and structures, and the Great Sphinx। और जो यहाँ पे पिरामिड है, कितने सारे पिरामिड है वहाँ पर? खफरी का पिरामिड जो सबसे छोटा है, मैंकोरे का, और जो स्मॉलर पिरामिड ऑफ द स्ट्रक्चर्स है, सब में सबसे अलग है कौन सा? जो सबसे कॉम्प्लेक्स पिरामिड है, कॉम्प्लेक्स ऑफ पिरामिड। नहीं, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स जटिल कलाकृतियों में पिरामिड सबसे अलग है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ
गिजा इज द लास्ट रिमेनिंग ऑफ द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और जो 7 अजूबे हैं उसमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो रहने वाला है वो कौन सा है आपका। जरा सब अभी तक सब हट जाते हैं हर बार जो वंडर्स होते हैं, लेकिन अभी तक गीजा का जो पिरामिड है उसके अंदर बने हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वाला पैसेज समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड, इन सब में से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सी ऐसा रीजन है जहां पर कि ग्रेट पिरामिड नहीं पाए जाते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन ही थी हमारी, हमने वहीं पर ही पढ़ा था, ये फर्स्ट लाइन के वहीं पर देखेंगे आप, वहीं मिल जाएगा आपको इसका आंसर, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस में मिलता है आपका, जैसे जैसे आपका पैसेज चलता है वैसे वैसे आपको आंसर मिलते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टोन्स ब्लॉक कंस्टिट्यूट द पिरामिड, पिरामिड के अंदर कितने स्टोन्स ब्लॉक थे वो भी हम पढ़ चुके हैं आपको। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द ब्लॉक इन द पिरामिड वे अबाउट टन, कितने अबाउट टन का था, अधिकतर का तो जितना था वो, और कुछ ही का 80 टन था, बाकी सब पता 2 और 3 टन था। विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ इन द पैसेज, इस पैसेज में कॉम्प्लेक्स वर्ड किसके लिए यूज किया गया है जो कि बहुत अच्छे से उसी को सूट करता है वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं चारों, इन स्टेटमेंट्स में जो गलत है वो आपको बताना है। जैसे खुफू वाज अ हेमंस वजीर एंड आर्किटेक्ट, क्या खुफू के जो वजीर थे वो आर्किटेक्ट भी थे, हेमन थे वो जो आर्किटेक्ट भी थे। सेकंड है द पिरामिड टुक टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स अबाउट 20 ईयर्स टू कंप्लीट इट, जो पिरामिड इसे बनने में 20 ईयर्स लगे थे और इसको काम करने में लगभग 10,000 वर्कर्स ने काम किया था। द ग्रेट पिरामिड इज द लास्ट ऑफ द सेवंथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जो 7 अजूबे उसमें सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला कौन सा था, ग्रेट पिरामिड था। क्या सही है गलत है? हेमन वाज खुफूज वजीर एंड आर्किटेक्ट, हेमन जो था वो खुफू का वजीर और आर्किटेक्ट था। तो आप इसको देखना है कि पहले वाले में कहा गया है खुफू हेमन का वजीर था, फोर्थ वाले में कहा गया है हेमंत खुफू का वजीर था। आप सभी ने टिक किए होंगे, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। पहला है विच ऑफ दिस डज नॉट हाउस द ग्रेट पिरामिड, तो यहाँ पर है इसका बी, आपका आंसर है नॉर्थर्न इजिप्ट, यानी फर्स्ट के अंदर बी, इन द सेकंड ए, थर्ड में है आपका बी, फोर्थ में है आपका सी, और फिफ्थ में है आपका ए। जिसके भी आंसर सही है उसको 5 आउट ऑफ 5, यानी आपने 10 मार्क्स अचीव कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइटिंग स्किल। देखिए रीडिंग स्किल आपकी हो चुकी है और आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपने सबने 10 में से 10 नंबर ऑब्टेन किए। चलिए तो हम चलते हैं हमारे सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन ए आप सभी का हो चुका होगा, उसमें आपने पूरे से पूरे नंबर अचीव किए होंगे। अब देखिए सेक्शन बी जो होता है आपका राइटिंग सेक्शन, इस सेक्शन में आपको एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप राइटिंग कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितना अच्छा यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल को। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड सप्लाई अ सूटेबल टाइटल। यहाँ आपको एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो आपको निकालने हैं और उसके बाद में उसको एक टाइटल देना है कि इस पैसेज को आप क्या टाइटल दे सकते हैं। जैसे आप चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर में एक नेम होता है, ऐसे यहाँ पर टाइटल का नेम देना पड़ेगा। तो देखिए इस पैसेज को मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको ये देखना है सारा पैसेज ऐसा कैसा नहीं लिखना है, कुछ पॉइंट्स निकालने हैं। तो इसके अंदर राइटिंग स्किल में हर एक चीज, राइटिंग सेक्शन के अंदर जो आपको नोट्स आते हैं, मेकिंग नोट्स आते हैं, एप्लीकेशन, लेटर राइटिंग, तो इन सबके आपको पॉइंट वाइज आपको नंबर डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग जगह पे आपको नंबर मिलते हैं। तो इसका जो फॉर्मेट किस टाइप का होता है मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताती हूँ कि किस टाइप से आपको उसको बनाना है। देखिए कैमेलियन गिगिट कैन मेक देयर स्किन कलर चेंज, वो अपनी स्किन का कलर चेंज कर सकता है। पुट ऑन द बट नॉट बिकॉज दे डिसाइड टू, लेकिन ऐसा नहीं कि वो खुद डिसाइड करते कि मेरा कलर मुझे चेंज करना है। क्यों चेंज होता है वो देखेंगे। द कलर चेंज टू हेल्प द कैमलिन अवॉइड द एनिमीज, सबसे पहले तो क्या आपकी कैमरा जो कलर चेंज होता है उससे क्या बेनिफिट होता है, वो अब उसके दुश्मनों को से बच सकता है। इट इज अ फॉर्म ऑफ कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का मतलब वो होता है जैसे छलावा, डिस्गाइज हो जाना अपने आप को, उसको कैमोफ्लेज कहते हैं। अ डिस्गाइज दैट लेट्स इट ब्लेंड विद इट्स सराउंडिंग, तो जो वहां का जो सराउंड होता है, जो वातावरण होता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ब्लेंड कर लेता है और अपना कलर चेंज कर लेता है, नहीं हो जाता उसके अंदर। ये मतलब ये गॉड की तरफ से गिफ्ट है उसे एक तरीके का, जैसा सराउंड है वैसा अपना कलर चेंज कर लेता है। द चेंज इज एक्चुअली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और जो कलर चेंजिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होते हैं।
सच एज अ लाइट एंड टेम्परेचर, जैसे कि लाइट और टेम्परेचर की वजह से, ब्राइट सनलाइट की वजह से कॉजेज द स्किन, अगर ब्राइट सनलाइट हो रखी है तो उसकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। ऑन कूल नाइट और ठंडी रातों में द कलर फेड्स टू अ क्रीमी कलर, और जो ठंडी रातें होती है उसमें उसका कलर क्रीमी सा हो जाता है। द कलर आल्सो चेंजेस व्हेन कैमेलियंस आर एक्साइटेड, और उसका कलर कब चेंज होता है? एक तो रातों के अंदर काला हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है, गहरा कलर हो जाता है, और जबकि सॉरी सन के अंदर उसका कलर गहरा हो जाता है, और जबकि रातों में उसका कलर क्रीमी हो जाता है, व्हाइट सा दिखने लग जाता है। और कब कब चेंज होता है उसका कलर? जब वो एक्साइटेड होता है, एंग्री होता है, गुस्सा होता है, अफ्रेड है, डर जाता है किसी चीज से, तब उसका कलर चेंज होता है। द कलर चेंज इज रैपिड एंड इंक्रीजेस व्हेन द कैमलिन इज हैंडल्ड इंजर्ड और अप्रोच्ड बाय अनदर कैमलिन। और यदि वो किसी कंटिन्यूस कलर कब चेंज हो सकता है? जबकि वो किसी दूसरे कैमलिन के कांटेक्ट में आ रखा है, या उससे उसको लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें इंजर्ड होता है वो, तो तब जाके उसका कलर चेंज हो जाता है। यानी एक तो एनवायरनमेंट की वजह से ऐसे कलर चेंज होता है, और जब वो किसी और कैमलिन के कांटेक्ट में आता है तभी कलर वो चेंज इस टाइप से करता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ कैमलिन, बहुत प्रकार के कैमलिन्स होते हैं। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंड ऑफ द अफ्रीकन आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, जिसमें लगभग आधे कैमलिन तो कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका का जो मेडागास्कर आइलैंड है वहां पर पाए जाते हैं। द अदर्स मोस्टली अकर्स इन द सहारा डेजर्ट, और उसके अलावा उसके बाद कहाँ पर, जो सहारा डेजर्ट होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। विथ फ्यू इन वेस्टर्न एशिया एंड साउथर्न यूरोप, और कुछ हैं जो वेस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं और साउथर्न यूरोप में पाए जाते हैं। कैमेलियंस लिव इन ट्री, और कैमलियन कहाँ रहते हैं? लीव ट्री, ट्री के अंदर रहते हैं। वेयर दे यूजुअली ईट इंसेक्ट, जहाँ पर उनका जो खाना होता है वो क्या होता है? इंसेक्ट्स को खाते हैं। वेरी लार्ज कैमलियंस मैनी मे इवन यूज देयर स्टिकी टंग टू कैच बर्ड, और बहुत से जो बड़े बड़े कैमलियंस होते हैं वो अपनी जीवान से बर्ड्स को खींच लेते हैं, और वो उसका खाना नाश्ता बन जाता है। तो ठीक है, आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे हम कि किस टाइप से हम पैसेज को सोल्व करेंगे, जिसकी वजह से हम उसको पूरे में से पूरे नंबर ले सकें। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करना है, आपको मैंने यहाँ पर बता रखा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या करना है। नोट, मैंने यहाँ पर समरी लिखी है इकट्ठी, लेकिन आपको समरी के अलावा क्या क्या चीजें देखनी, सबसे पहले तो आपको उससे मेन पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि इसके अंदर से मेन पॉइंट्स क्या निकल रहे हैं। तो उसका आपको 1 मार्क मिलता है मेन पॉइंट्स का। सेकंड, आपको वहाँ पर टाइटल लेना पड़ता है कि किससे रिलेटेड है ये, उसका आप टाइटल देंगे। और फिर थर्ड नंबर पर उसकी समरी होती है, और फोर्थ नंबर पर अगर समरी पूछी जाए तो ही बतानी है आपको, जैसा कि यहाँ नहीं पूछा गया तो आपको समरी नहीं देनी है, सिर्फ आपको नोट्स बनाने हैं, टाइटल देना, एब्रीवाइजेशन का यूज करना। और एब्रीवाइजेशन आप क्या यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, किसी को भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, इसको ही हम एब्रीवाइजेशन कहते हैं। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर इसको मैं हम कैसे सोल्व कर सकते थे। और यदि आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं नोट मेकिंग को, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसको आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी। ठीक है, अभी फिलहाल तो मैं आपको इसको बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप ये देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट नंबर डालना है, और हमें पॉइंट के रूप में लिखना है। क्या क्या, जैसे हम जब पढ़ते हैं एसएसटी वगैरह उसको पॉइंट बनाते हैं, ऐसे पॉइंट बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट है हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डाल रहे हैं हम? कैमलिन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कैमलिन को डाल देते हैं, कैमलिन। ठीक है, कैमलिन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, कैमलिन डॉट लगाया। अब ये तो हेडिंग हो गई, इसकी सब हेडिंग डालेंगे, उसका नेचर। ठीक है, कैमलिन का क्या नेचर होता है वो लिखेंगे हम, ये हमने सब हेडिंग डाल दी। ठीक है, उस सब हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट क्या है हमारा, चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 1.1 करके, या डायरेक्ट भी सब हेडिंग में पॉइंट डाल के भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या नेचर है? चेंज कलर। क्या करता है ये? चेंज कलर। दूसरा क्या करता है? कलर चेंज करता है। अब क्यों करता है उसका कलर? टू अवॉइड, यानी कि टू अवॉइड एनिमीज, ठीक है। फिर क्या करता है वो, इससे जो कलर चेंज करता है इसे क्या बोलते हैं? कैमोफ्लेज। सब कुछ नहीं लिखना, थोड़ा बहुत ही लिखना है। ठीक है, इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं, कैमोफ्लेज को भी क्या बोलते हैं उसको? कैमोफ्लेज। ठीक है, ये पहला हो गया। सेकंड हेडिंग डालेंगे हम इसकी, किस वजह से कलर चेंज करता है वो? कॉजेस चेंजिंग कलर। किस वजह से कलर चेंज करता है वो देखेंगे हम। ठीक है, इसमें पहला, इसमें फिर सब हेडिंग डालेंगे। क्या डालेंगे? सबसे पहले तो कि आपका जो सराउंड से मैच हो जाता है वो, और एनवायरमेंट किसकी वजह से होता है उसका? एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। दूसरा होता है कब? जब वो एक्साइटेड होता है तब, एंग्री होता है तब, एंग्री होता है तब वो कलर चेंज करता है। उसका हम ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही लिखेंगे। और एक इंजर्ड होता है तब,
इंजर्ड होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट लेंगे हम इसका, कहाँ पर पाया जाता है ये, फाउंड। पहला है इसमें कहाँ पर पाया जाता है, अफ्रीका के मेडागास्कर आइलैंड में। तो आइलैंड मेडागास्कर, वो कहाँ पाया जाता है, इन डेजर्ट। और कहाँ पाया जाता है, कुछ इसका भाग, बस ये दो मेनली है, यही बता देते हैं हम इसको। ये हो गया आपका। अब हमने क्या करा इसके अंदर, हेडिंग डाल ली। देखिए इसका एक तरीका है, हेडिंग को आपको एक ही लेवल पर लिखना है और सब हेडिंग को एक ही लेवल पर लिखना है। ये सब हेडिंग थी हमारी, ये पूरी एक ही लेवल में ना, चेंज नहीं करना। ये तो हो गया आपका, की पॉइंट्स निकल गए। अब इसके आपने क्या क्या, अब टाइटल यूज, अब से क्या टाइटल आपने यूज करेंगे, इसके टाइटल देखेंगे। टाइटल का भी अपना एक मार्क्स है, चूंकि ये जो पैसेज है आपका रिलेटेड है कैमलिन से, कैमलिन और वो किस टाइप का उसका नेचर है, तो हमने यहाँ पर टाइटल दे रखा है, हमने टाइटल है कैमलिन एंड द नेचर ऑफ इट्स, ना इसका जो नेचर है वही टाइटल हो गया। अब जो थर्ड वाला हम इसको देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसका थर्ड पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, अब ये थर्ड पॉइंट है, ये हमने जो एब्रीवाइजेशन यूज किया है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे एब्रीवाइजेशन। क्या यूज किया आपने एब्रीवाइजेशन, वो बताना है। तो पहला हमने यूज किया था कैमलिन के लिए, सेकंड हमने यूज किया था चेंजिंग, तो यहाँ लिख देंगे। थर्ड हमने यूज किया था कलर, यहाँ लिख देंगे कलर। फोर्थ हमने किया था एवीडी, अवॉइड के लिए, तो यहाँ लिखेंगे अवॉइड। तो इस टाइप से हमने जो भी लिखा है, आपको पता हमने क्या लिखा है, वो आपको लिखना है। लिखने के बाद में आपको उसको एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बना देना और उसको पैक कर देना। ये हो गया आपका। तो इस टाइप से आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 4 आउट ऑफ 4 आपको लाना है। और अगर समरी लिखने के लिए कहा जाए, तो आपने जो की पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पर, जो नोट्स के लिए जो पॉइंट्स बनाए हैं, उसी पॉइंट्स को आप सेंटेंस के रूप में बना लिख दीजिए, सारा के सारा आपका समरी हो जाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप फिर भी आप इसका और अधिक डिटेल में जानना चाहते हैं नोट्स मेकिंग के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस पर जो भी PDF है आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी का ही, देखिए, यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल दतिया, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो देखिए यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन के अंदर भी आपके नंबर डिवाइड होते हैं, कि जो एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर आपके नंबर डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसमें लाइन को मेंशन कर ले, ध्यान से पढ़ लेंगे कि रीड, हमने इंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना। यू आर मयंक शर्मा, कि इसका मतलब क्या है, अब आपका नाम आपका नहीं बच्चा, आप क्या बन चुके हैं, मयंक शर्मा बन चुके हैं। और कहाँ पढ़ते हैं, आपका स्कूल का नाम भी चेंज हुआ है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल कहाँ पर है वो, दतिया में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि आपका नेम चेंज हो चुका है, आपका स्कूल का जगह, स्कूल चेंज हो गई है, जगह भी चेंज हो गई है। अब फिर क्या बोल रहा है, एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपको एप्लीकेशन किसको लिखना है, आपके प्रिंसिपल को लिखना है, यानी कि टू द प्रिंसिपल करना, हेडमास्टर या कुछ और नहीं करना, प्रिंसिपल लिखना है। और काय के लिए लिखनी है आपको, किस वजह से लिखना है, आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या TC, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो देखिए अब इसको देख लेंगे आप एप्लीकेशन के। हाँ जी, देखिए एप्लीकेशन का जो तरीका है आपका, आपको हर एक चीज लेफ्ट से स्टार्ट करनी है। टू द का T कैपिटल, प्रिंसिपल का P कैपिटल। अब आपका कौन सा स्कूल दे रखा है यहाँ पर, गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो आप लिख देंगे आप गवर्नमेंट हाई स्कूल, कहाँ पर है ये, दतिया में है, MP में। तो इतना लिखने के आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, कि यानी कि आपको ये समझ में आ चुका है कि आप कहाँ पढ़ते हैं, किसको लिखना है, तो ये 1 मार्क्स देगा। सब्जेक्ट आपको समझ में आ गया कि आपको एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। Respected sir, I beg to state that I am a student of class 10th in your school। तो ये कॉमन है, सभी में लिख सकते हैं आप ये। आई, अब यहाँ पर बॉडी एप्लीकेशन की जो मेन रीजन है वो यहाँ पर देना, बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन क्या है, आई हैव टू लीव स्कूल ड्यू टू सम रीजन, आई कैन कंटिन्यू माई स्टडी हियर। ये किसी वजह से मुझे अपना SLC चाहिए और मैं किसी वजह से यहाँ पर अपनी पढ़ाई को आगे नहीं रख सकता हूँ। आई नीड माई TC या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई TC या SLC। I would be always obliged to you, ये कॉमन लाइन है, सभी में यूज कर सकते हैं आप। थैंक यू सर, योर्स ओबीडियंटली नेम मयंक शर्मा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको डेट डाल देने की है, क्योंकि मैंने डेट डालना भूल गई यहाँ पर, तो आप यहाँ पे डेट डाल लेंगे। और डेट कौन सी डालनी है आपको, मान लो आपकी एग्जाम 18 तारीख की, तो यहाँ पर आप 18 जनवरी कर सकते हैं, फरवरी कर सकते हैं, 2024 में ही होगी आपकी एग्जाम। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि या तो आप मंथ को आगे कर देंगे, जनवरी 18, 2024। ठीक है, ये तरीका है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी जो आपका लाइन है वो सीधी होनी चाहिए, ऐसा नहीं टू
पहले ऐसा होता था टू यहाँ लिखा है, बहुत से अभी भी लिखा होता है इस टाइप से, तो आपको ऐसा नहीं करना। अब ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है। टू जहाँ है उसके जस्ट नीचे ही द लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में उसकी लाइन में ऐसे ही पूरी होने को है। ठीक है, आपको ये फॉर्मेट ध्यान रखना, आपको फॉर्मेट के नंबर दिए जाते हैं क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन एग्जामिनेशन। यानी कि आपके एग्जामिनेशन में आपके दोस्त को बहुत अच्छी सफलता हासिल की है उसने, तो उसके लिए आपको उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करना है, कॉन्ग्रेट्स करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए भी हो सकता है, आप भी अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी डेफिनेटली सक्सेस मिलनी ही है। तो अपनी ऑनेस्टी के साथ आप हार्ड वर्क करते जाइए, फ्रूट तो भगवान, रिजल्ट तो आपका अच्छा होना ही है। तो बहुत जल्दी आपके पास भी कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आने वाले हैं, क्योंकि लेटर आप कोई नहीं लिखता, व्हाट्सअप मैसेज आ जाएंगे आपको। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें भी आप फॉर्मेट होता है जी। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड पे आपको इसका भी फॉर्मेट होता है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है आपको। सेंडर्स एड्रेस क्या करना है आपको यहाँ पर, सेंडर्स, ये लेटर के अंदर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेटर के अंदर सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। जो भी एड्रेस अगर दे रखा है तो ठीक, नहीं दे रखा है तो आप अपने आप से बनाकर लिखेंगे। मान लो अब मैंने यहाँ पर बनाया C11 लाजपत नगर का L कैपिटल आएगा, नगर का N कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। उस बाद में कहाँ से लिख रहे हैं आप, भोपाल है तो आप इसको B कैपिटल लिखना है। ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी, जिससे आपको नंबर आपके कटे नहीं कहीं पर भी। हम पूरी कोशिश ये करें कहीं पर भी हम मौका न दे एग्जामिनर को कि हमारे वो नंबर काट सके। भोपाल कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट के MP में, ये कर दिया। नीचे आप फिर डेट डालेंगे। मान लो डेट हमने डाली, यहाँ पर मैंने 9 जून लिखी है तो आप 9 जून लिख सकते हैं, फरवरी लिख सकते हैं, जो भी है, लेकिन फ्यूचर के लिए ना आप उससे वैसा नहीं, पास्ट की लिख दें। ठीक है, तो 9 जून 2024 है। फिर आपका बाद में आप इसको क्या करना है, फिर ये तो आपका हो गया एड्रेस और डेट। उसका बाद आपको ग्रीटिंग करना पड़ता है। ग्रीटिंग का मतलब जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून होता है, तो हम लेटर में तो ये सारी लिखेंगे। लेटर में क्या लिखेंगे, माय डियर फ्रेंड भी कर सकते हैं, माय डियर फ्रेंड ये भी लिख सकते हैं, या माय डियर डायरेक्ट नाम लिख सकते हैं, रानी, या फिर तो इसमें एम कैपिटल लिखना है। किसका नेम है तो उसका नेम को कैपिटल लिखना है। फिर उसका इसी लेवल पे से स्टार्ट आपको लेटर करना है। इसके अंदर भी आप आगे पीछे नहीं करेंगे, एक ही लेवल में रहेगा। अब देखिए इसके अंदर हमने लिखा आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। तो ये कुछ मैंने आपको लेटर लिखने का जो तरीका है एक वीडियो बना रखा है, आप उसको चाहें तो इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक पर वो वीडियो अवेलेबल है, उसको आप ध्यान से देख लें। तो उसके अंदर ये होगा कि आपका एड्रेस और डेट तो आप लिख लेंगे, उसका में जो मैटर होता है तो सभी में आप कौन कौन सा मैटर यूज करते हैं, तो 8 या 10 सेंटेंसेस मैंने वहाँ पर बता रखे हैं जो सभी लेटर में आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको लेटर की जो बॉडी बढ़ाने में उसको थोड़ी सी आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, सो आप क्लिक करें और वहाँ पर देख लेंगे। और सब PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें हमारे। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी, ये कुछ लाइन दे रखी है। आई एम सेंडिंग, अब यहाँ पर आपको किसके बारे में लेटर लिखना है तो वहाँ पर आपको लिखना है तो आई एम सेंडिंग दिस लेटर टू congratulate you for your brilliant success in the examination. Please accept my warmest congratulations on your remarkable achievement. I have seen your unwavering dedication, resilience and hard work. I am very happy with your exceptional performance in the examination. So congratulations once again. रेस्ट एट विजिटिंग, तो जो मैंने अपना लेटर में बहुत सारे आपको 4 या 5 सेंटेंसेस बता रखे जो आप यहाँ पर रेस्ट एट विजिटिंग की जगह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, योर, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको सही कर लेना, योवर आएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको योवर, लेकिन देखिए सारे का सारा लेफ्ट साइड पर लिखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है योवर। योवर का वाई कैपिटल, तो योवर्स, लविंग का एल कैपिटल, लविंग फ्रेंड। क्या नाम है आपका यहाँ पर, अगर नाम दे रखा है तो वही लिखना, नहीं दे रखा है तो फिर आप लिख सकते हैं मैंने भानु लिखा, आप भी भानु जो भी आपको लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो आप ये लेटर भी कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको इसका PDF भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड। 150 वर्ड में हमें ऐसे के यहाँ पर 4 टॉपिक दे रखे हैं। फिलहाल मैंने आपके लिए एक ही टॉपिक तैयार किया है, बाकी के टॉपिक के बारे में भी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए और आप देखना चाहते हैं मेरे द्वारा लिखे हुए ऐसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पर एन इंडियन फेस्टिवल के बारे में लिखा है, तो उसे आप देखते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, देखिए एन इंडियन फेस्टिवल, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, रीजन ऑफ सेलिब्रेशन यानी क्यों मनाई जाती है, प्रिपरेशन आप क्या क्या तैयारी करते हैं, द सेलिब्रेशन ऑफ द सेलिब्रेशन कैसे होता है,
और एडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेजेस क्या है और कंक्लूजन क्या है। तो ये चीजें आप देख लेंगे और ये पॉइंट्स में ही आपको ऐसे लिखना है। बाय चांस कभी फेस्टिवल के ऊपर आपको ऐसे नहीं पैराग्राफ आ गया तो आप पैराग्राफ में भी इसको लिख सकते हैं। बस पैराग्राफ में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पॉइंट्स में आपने लिख रखा, पॉइंट्स में नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको ये जो ब्लैक ब्लैक वाले दिख रहा है ना पोर्शन, ये सारा इकट्ठा लिख देने का है। ये जो रेड वाला पोर्शन है वो उसको अवॉइड कर दीजिएगा, जहाँ पर पैराग्राफ भी बन सकता है। और ये सभी में है, मान लो आपने वंडर ऑफ साइंस का ऐसे याद किया और पैराग्राफ में आ गया, वो ऐसे में उसको कोई ऑप्शन भी नहीं है तो आप पैराग्राफ में भी उसको कर सकते हैं। उसको जो पॉइंट्स हटा दीजिएगा और डायरेक्ट आप उसको पैराग्राफ बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लें। और बाकी के जो टॉपिक है, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसके ऑप्शन में आपको पैराग्राफ मिलना है। राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो पहला, आवर एनवायरनमेंट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों ही चीजें प्रोवाइड करवा रखी है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे, तीनों ही टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ लेना। आप ये आवर एनवायरनमेंट भी है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर ले अच्छे से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको मैंने इसलिए तैयार किया है, तो आप इसमें बिल्कुल भी, अब आपके पास टाइम ही नहीं कि आप इसको कल के भरोसे छोड़े, आज इसको क्लियर रखें ताकि जब तक हमारा नेक्स्ट पेपर यहाँ पर आए तब तक ये पहला पेपर आपका पूरा तरह से प्रिपेयर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर गाइडेंट। On the basis of the picture given below, describe how we can prevent ourselves from coronavirus या COVID-19। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि 3 साल तक हम लॉकडाउन आइसोलेटेड रहे घर के अंदर। तो यहाँ तो आप खुद भी लिख सकते हैं कि आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क वेयर करना है ना, लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं रखना है। तो ये सब चीज़ों को आपको लैंग्वेज में बनाकर लिखनी है। तो चलो इसको मैं बता देती हूँ आपको, मैंने इसको भी बनाकर दे रखा है आपको। ये फॉलोइंग स्टेप्स है, ये बनाकर लिखा, आप इसे अच्छे से पढ़ लें कि क्या करना है आपको। वॉश योर हैंड्स, यूज सोप, सॉरी सोप आएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। अगला है अवॉइड क्राउड्स, वियर मास्क, अवॉइड हैंडशेक एंड सोशल डिस्टेंस। ये आपका हो चुका है पिक्चर गाइडेंस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला पोर्शन आपका बी सेक्शन खत्म हो चुका है, अब आपका आता है सी सेक्शन। ठीक है, तो सी सेक्शन के अंदर देखिए, सबसे सी सेक्शन में 2 भागों में आता है, एक तो आता है फिल इन द ब्लैंक के रूप में और दूसरा आता है डू एज डायरेक्टली। फिल इन द ब्लैंक में आपको अल्टरनेटिव दे रखे होते हैं, इसमें से आपको एक चूज करके लिखना होता है। तो पहला है आपका, देखेंगे आप, ही नोज द बॉय इज वेयरिंग ए ब्लू शर्ट। तो आप बताइए इसके अंदर आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे द बॉय है, द बॉय के अकॉर्डिंग आपका विच आएगा, हु आएगा या वर आएगा। जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर हु आएगा। ठीक है, इसके आंसर शीट को देख लेते हैं हम डायरेक्टली, इसके आंसर शीट को देख लेते हैं। तो इसके अंदर आपको देखो यहाँ पर हु यूज किया है क्योंकि यहाँ पर बॉय है, बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हु आएगा। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, आई कुड, यहाँ पर मॉडल वर्ब भरनी है आपको। अगर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की बात होती तो हम कैन करते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी यानी कि पास्ट एबिलिटी, आपकी फिजिकल एबिलिटी की बात हो रखी है, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज होगा। थर्ड है हाउ मच, शुगर। शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, जब अनकाउंटेबल नाउन की बात होती है तो मच का यूज करते हैं और काउंटेबल की बात होती है तो मेनी का यूज करते हैं। द गंगा, ये कैपिटल में कर लीजिएगा, द गंगा, गंगा इज अ रिवर, होली रिवर। तो जो भी होली रिवर्स होती है, फेमस रिवर होती है, उनके आगे हम द का यूज करते हैं। हिज अंकल डाइड ऑफ, जब आप किसी की मौत किसी बीमारी से होती है तो वहां पर ऑफ का यूज करते हैं। ही वांटेड टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, दैट्स व्हाई वी यूज हियर बिकम, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक हो गया होगा। इसमें भी अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि आपको पढ़ना है, ये क्लॉज से रिलेटेड पढ़ना है या मॉडल रिलेटेड पढ़ना है, डिटरमाइनर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आपको परेशान कर रहा है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाएं और बताएं मुझे, तो मैं इसके ऊपर आपको अलग से वीडियो बनाकर दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है डू एज डायरेक्ट, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। तो जब हमने टेंस और सेंटेंस के बारे में पढ़ा था तब मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चीजें। अगर आपको मेरा वो वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है उसको प्रेस करें और उस वीडियो को आप एक बार देख लें, उसमें बहुत डिटेल में मैंने इसके बारे में बता रखा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको नॉट का यूज कर देना है, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क। ठीक है, अगला है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फॉल, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ पर अनलेस की जगह पर आपको इफ का यूज करना है और सेंटेंस को बनाना है। अनलेस का मतलब क्या होता है, जब तक कि नहीं। क्या होता है अनलेस मतलब, जब तक
और इफ का मतलब क्या होता है, यदि। यानी देख लीजिए, स्पष्ट दिख रहा ना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब जब नेगेटिव है तो इसके साथ में नॉट का यूज तो हो ही नहीं रखा है, लेकिन इसमें नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव हो नहीं रखा, लेकिन हाइड हो रखा है। अब जैसे हम इफ को यूज करते हैं तो इफ के साथ में ये पॉजिटिव तो नेगेटिव करना पड़ेगा सेंटेंस को। तो इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल। तो अब ये ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी, यू विल फेल इफ यू डोंट वर्क हार्ड, सेंटेंस को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जहां इफ है उसके साथ में नोट का यूज कर लेंगे अगर अनलेस दे रखा है तो। नेक्स्ट है he is too ill to go to school. Rewrite this sentence using so that. तो he is so ill that he cannot go to school. Children are making toys. ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का भी हमने वीडियो बना रखा है, अगर आपको वो देखना है वीडियो डिटेल में चाहिए, वो डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके लिए, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके उस वीडियो को एक बार देख लें, तो ताकि जो भी छोटे मोटे डाउट्स हो वही क्लियर हो जाएंगे। टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। इसके अकॉर्डिंग आपने देख लिया इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस है तो आर, और बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, ये आपका बन चुका है। नेक्स्ट है द ओल्ड ऑब्लिक, यहाँ पर दे रखा है, जम्बर्ड वर्ड में दे रखा है, इसको आपको रीअरेंज करना ताकि ये सेंसिबल हो जाए, इसमें सेंस आ जाए क्या सेंटेंस वो बोल रहा है। तो द ओल्ड मैन वाज एन ऑनेस्ट पर्सन, ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, तो हैज ही टेकन टी। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। सेक्शन डी को देख लेते हैं। अब ये सेक्शन डी आपका टेक्स्ट से रिलेटेड, आपने जो भी चैप्टर पढ़े हैं बस उसी में से आएगा, अलग से कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यानी कि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़े हैं, जिसने जितना अच्छे से चैप्टर पढ़ा तो ये वाला सेक्शन वो इजीली इसको कवर कर सकता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वाज मिस्टर किसिंग। द क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर किसिंग, तो मिस्टर किसिंग कौन सा चैप्टर में आप अच्छे से पता ना आपको, एनी फ्रैंक वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्टर किसिंग कौन थे पता ना आपको, उसकी टीचर थे, किसके, एनी के टीचर थे मिस्टर किसिंग। नेक्स्ट है आपका, व्हाट हैज द पोएट सेव्ड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो जो पोएट है वहां पर क्या बचा लिया था डस्ट ऑफ स्नो की वजह से, या सम पार्ट ऑफ द डे, उसको पूरा दिन बचा लिया था, नहीं तो वो सोचता है सारे बैड ओमेन मेरे सामने हैं और मेरा दिन खराब हो चुका है, लेकिन जैसे उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरता है वो समझ जाता है कि ये सब तो मेरा वहम है, हम वहम में नहीं आना, तो उसका पूरा दिन बच जाता है। वाज कॉल्ड कबाई, कबाई किसे कहा जाता है, बेकर्स वाला चैप्टर था ना गोवा वाला, उसके अंदर था जो बेकर्स ड्रेस। नेक्स्ट है विच सीड्स डिड बुद्धा आस्क कीसा टू ब्रिंग, कौन सा सीड्स लाने के लिए कहा था जी, मस्टर्ड सीड्स। देख लीजिए ये था ना आंसर, देखेंगे हम इसका, सम पार्ट ऑफ द डे, बेकर्स ड्रेस एंड मस्टर्ड सीड। नेक्स्ट पर सम पार्ट ऑफ द डे, बेकर्स ड्रेस एंड मस्टर्ड सीड। नेक्स्ट पर जाएंगे हम। नेक्स्ट है आपको रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। देखिए ये प्रोज से लिया गया है, जो भी आपने चैप्टर पढ़े हैं, एक तो पोएम और प्रोज दो भागों में पढ़ा है, तो जो प्रोज चैप्टर है उसमें से लिया है, प्रोज के जो चैप्टर है उसके अंदर से लिया गया है। जैसे कि ये द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, अभी लाइन देखकर समझ में आ गया होगा कि ये आपका ब्लैक डाकोटा वाला यानी कि एरोप्लेन वाला चैप्टर है। ठीक है, द मून कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाउ मी, देयर वाजंट क्लाउड इन द स्काई, यानी कि स्काई कैसा क्लियर है एकदम, है ना। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी कि जो सो रहा है पूरा गाँव उसके ऊपर मैं अकेला उड़ रहा हूँ, मुझे काफी अच्छा सा लग रहा है उसे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं जो अपना डेकोटा ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन है उसको मैं उड़ा रहा हूँ कहाँ पर, फ्रांस से वो इंग्लैंड की तरफ जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और मेरे साथ जो छुट्टियां होने वाली उसके बारे में सोच रहा है, और बस ये सोच रहा है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कैसे भी पहुंच जाऊँ। आई लुक एट माई वॉच, मैं अपनी घड़ी देखता हूँ, एट 1:30 इन द मॉर्निंग, सवेरे का 1:30 हो रहा है। अब आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, और वो जल्दी क्या करता है पेरिस कंट्रोल में फोन करता है। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ माई एरोप्लेन, जैसी वो नीचे की तरफ देखता है, ठीक है, वो फोन लगा रहा है 1:30 पर और नीचे की तरफ देख रहा है, तो देखिए ये क्या वर्ड एक यूज हुआ है यहाँ पर, द नोज ऑफ माई एरोप्लेन। तो इसको हम देखते हैं, द नोज ऑफ माई एरोप्लेन यहाँ पर कैसे होगा, नोज ऑफ एरोप्लेन, आपने एरोप्लेन सभी ने देखे ना, इस टाइप का होता है, ये एरोप्लेन है। अब यहाँ पर जो पायलट बैठा हुआ है, ये पायलट जब नीचे देख रहा है यहाँ से, तो ये नोज यानी कि आगे का जो भाग है इससे कहा गया है यहाँ पर नोज ऑफ माई एरोप्लेन, तो ये है नोज ऑफ माई एरोप्लेन है। आई सा द बिग लाइट ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ, मेरे सामने यानी कि यहाँ से उसे सिर्फ सिटीज की बड़ी बड़ी लाइटें दिख रही है। यहाँ पर है हाउ वाज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग, जब पायलट ने स्टार्ट किया था उड़ना उस टाइम पर आकाश कैसा था, बिल्कुल क्लियर एंड ब्राइट स्काई था।
स्काई था। नेक्स्ट द पायलट वाज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से जा रहा था, फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रॉम विच लेसन हैज टेक्स्ट बीन टेकन, कहाँ से लिया, ब्लैक एरोप्लेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ये प्रोज का हुआ, अब नेक्स्ट है आपका पोएम का। तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द वे अ crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ पर rued नहीं होगा, rued होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ड, यहाँ पर ये हमें देखकर समझ में आ रहा है कि क्रो की बात हो रही है, हेमलॉक ट्री की बात हो रही है, और डस्ट ऑफ स्नो का चैप्टर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, है ना। तो व्हाट इज द पोएट ऑफ द अबाउट पोएम, कौन हु इज द पोएट, तो कौन थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ पर बैठा हुआ था, ऑन द हेमलॉक ट्री। द पोएट्स मूड गॉट चेंज विद व्हेन, कब चेंज हुआ था उसका मूड, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, जब जैसे डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरता है उसका मूड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए अब आपको आंसर्स करने हैं। यहाँ पर आपको प्रोज सेक्शन से मिलेगा, पोएट सेक्शन से मिलेगा, और एक और फुटप्रिंट है वहां से मिलना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का क्या मतलब हो सकता है, उसका आंसर है, सभी को आंसर पता होगा, और नहीं पता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर याद कर लें, ठीक है। और क्वेश्चन पर टिक जरूर कर लें आप, ताकि आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको मिलने वाले एग्जाम के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। द ब्रेव मैन इज नॉट he who doesn't feel afraid but the man who conquered that fear, ठीक है। नेक्स्ट है why did Annie think she could confide more in her diary than in people। Annie thought she could confide more in her diary than in people because she had no true friend। She had many friends but she was not close to any of them। नेक्स्ट है why was राजवीर excited to see the tea garden। देखिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने चैप्टर काफी अच्छे से पढ़े होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ रखे होंगे कि आपको जवाब क्या देना है। राजवीर was excited to see the tea garden because he had never seen the tea garden and such lush green landscape। He also wanted to know more about tree plantation। Next है why didn't Walid want to make friend with the elderly women। है ना, वो गाड़ी में एक बुढ़ी सी औरत उसके पास में बैठ जाती है, फिर वो क्यों उसके साथ बात नहीं करना चाहती है, वो पूछा जा रहा है। Walid didn't want to make friend with the elderly women because she found the women repulsive। The old women had big earlobes, big hair holes, so earlobes कहते हैं, with ugly earring in them, so she chewing the beetle which was about to spill over her lips at any moment। जब पान चबा रही थी ऐसा लग रहा था कभी भी उससे मुंह से पान बाहर निकल जाए, उसको देखकर घिन आ रही थी और उससे बात करना नहीं चाह रही थी। हाउ वाज मीज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड। यहाँ पर मीज को इंग्लैंड कैसे लेकर आया गया। मीज वाज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू इंग्लैंड बाय एयर, उसको एरोप्लेन के द्वारा लेकर गए थे। द एयरलाइन insisted that Miz should be packed into a box not more than 18 inch, यानी 18 इंच के डिब्बे के अंदर उसको रखना है। Thus Miz was transported to England in that box which was kept on the floor on his। Next है what did the Buddha want to Kissa Gautami to understand। किस्सा गौतमी को क्या समझना चाहते थे बुद्धा। द गौतम वांटेड किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल। ही वांटेड हर टू सी द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड एक्सेप्ट द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। वो मौत और जीवन की जो सच्चाई थी वो उसको किस्सा गौतमी को बताना चाह रहे थे, क्योंकि किस्सा गौतमी का बेटा उस वक्त मर चुका था, तो वो बताना चाहते कि मौत तो अटल सत्य है। Why was the young seagull afraid to fly? The young seagull was afraid to fly as it was his first flight, जो पहली बार उड़ रहा था वो। On seeing the great expanse of sea stretched beneath, he became scared that if he takes off, his wings would give away। उसको लग रहा था कि अगर जैसे मैं उड़ूंगा तो मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे और मैं गिर जाऊंगा और मैं हो सकता है मैं मर जाऊं, ऐसा वो सोच रहे थे। कौन सोच रहा था, तो यंग सीगर। क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए हमने कौन सा फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर लिया, अब हम यहाँ पर पोएम वाले चैप्टर में आ गए। अब सब फर्स्ट फ्लाइट का पोएम चैप्टर जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसको आप सोल्व कर रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 31 एंड 2। क्वेश्चन 2 करने व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वाज मरमेड। अगर वो मरमेड होती, यानी जल मछली होती, तो क्या होता उसके साथ में, क्या कर सकती थी। इफ अमेंडा वर अ मरमेड देन शी वुड मूव स्लोली ऑन अ languid and emerald sea। she would be the sole inhabitant
of relaxed greens. And next है what do fire and ice stand for in the poem. यहाँ पर fire और ice किसके लिए यूज किया गया है? तो fire हमारे लिए lust के लिए यूज किया था और ice hatred के लिए यूज किया था, desire, ये लिख लिया। क्वेश्चन का आंसर है वेयर आर द ट्री इन द पोएम। ट्री कहाँ पर है? द ट्री व्हाट डू देयर रूट्स, उनकी रूट्स क्या करती है? देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स टू। द ट्री से लिया गया है, आपने पूछा गया कि उसकी रूट्स, लीव्स और ट्विग्स का क्या काम है। इन द पोएम द ट्रीज आर इन द poet's house, their roots work all night to disengage themselves from the crack in the veranda floor. The leaves make efforts stand towards the glass and their twigs shuffle under the roof. ठीक है, ये आपका पोएट्री सेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी आपका कहाँ से आया? फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट प्रिंट से आया हुआ है। व्हाई वाज डॉक्टर हैरियट वरीड अबाउट द ट्री? डॉक्टर हैरियट वाज वरीड अबाउट ट्री एक डोगी था, है ना, मिसेस फेम्फ्रेरी का। यहाँ पर हेम्फ्रेरी लिखा, सॉरी, इसको सही कर लीजिए, फेम्फ्रेरी आएगा यहाँ पर। बिकॉज ही हैड बिकम वेरी फैट एंड इनएक्टिव ही सजेस्टेड टू मिसेस फेम्फ्रेरी टू कट डाउन हिज फूड एंड गिव हिम एक्सरसाइज डेली। तो वो उसकी जो वो जरा अनहेल्दी हो चुका था, वो बहुत खा खा के मोटा हो गया था, तो उसने कहा था कि इसके यहाँ पर क्या करो, डाइट पर लेके जाओ। कट डाउन मीन्स डाइट करना, ठीक है। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन वाज भोली सेंट टू स्कूल? किस वजह से भोली को स्कूल भेजा गया था? भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज हर पेरेंट्स थॉट दैट देयर वाज लिटिल और नो चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस। भोली अगली होती है, सुंदर नहीं होती ज्यादा, तो उसकी शादी होने के चांस कम होते हैं। एज वेल एज हर लैक ऑफ सेंस। The Tehsildar had also asked Ramlal to send his daughter to school to set an example before others. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक्स opinion about earthlings? ठीक है, think tank used to believe that Martian was superior race to earthlings. He misinterpreted the nursery rhymes and thought that the earthlings were powerful creatures and were planning an attack on them. He assumed Humpty Dumpty in the rhyme as himself and to Alpha Century to save his life. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कडावू पीपल्स डिसेंट इन? यहाँ पर 75 वर्ड में आंसर है। कडाऊ जो गो वाला पार्ट था, उसको हमने पढ़ा था। कडाऊ वहाँ पर आसाम के जो लोग थे, उसको कडाऊ क्यों कहा जाता था? यहाँ पर है कुर्ग के लोग, सॉरी, कुर्ग कर्नाटका। द पीपल ऑफ कुर्ग आर बिलीव्ड टू बी of Greek or Arabic descent. It is said that the part of Alexander's army moved towards the south and had to settle there when their return became impractical. They married amongst the locals and their culture is manifested in marriage and religious rites and marital traditions. The long black coat with embroidered vest belt worn by Kadavus, known as kufiya, resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. इसके ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? कि यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग आपका फ्रीडम कैसे चेंज होता है? Mandela understanding of freedom changed with age and experience. He was carefree and felt free during his childhood as he could do all he wanted without having to worry about the outside world. Later in his life, his definition of freedom changed as he desired other things. After gaining experience and perspective, he realized that freedom has been taken away from all the black African and he needed to fight to make sure that it is restored. Next question है, write the central idea of the ball poem. 75 वर्ड में लिखना, या फिर यहाँ पर एक और दे रखे हैं आपका, हाउ डज द टाइगर फील्स इन द जू, व्हाट वुड द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? तो ये दो क्वेश्चन और आपके, इसको देखेंगे आप कि यहाँ पर पोएम, द बाल पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख देना आपको, ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद में आपका जो टाइगर है वो जू के अंदर कैसा फील करता है और क्या करना चाहता है, वो इस बारे में दे रखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट इसे कंप्लीट कर लिया, फिर नेक्स्ट पेपर पे मिलते हैं आपसे। Why did Anil not hand the thief over to the police? Do you think most people would have done so? In what ways is Anil different from such employee?
तो यहाँ पर हमने देखा था जो अनिल था उसने पता था उसे जो व्यक्ति उसके साथ में रह रहा वो एक नौकर जो था वो हरि नाम का वो चोर था, लेकिन फिर भी वो उसे पुलिस को नहीं देता। क्या अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, हमें पता चल जाए कोई व्यक्ति चोर है तो आप उसे पुलिस को देते, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। तो उसके बारे में आपको अपने क्या अलग था ये आपको बताना, तो ये देख लीजिए। Anil does not hand over the thief to the police because he realized that Hari had learned his lesson and had changed for the better. Anil even knew how Hari cheated him of a rupee a day while buying the day's supplies. When he found out that Hari had stolen the money but had kept it back, he knew that it was Hari's conscience. He could have easily run off with the money, but he didn't. This made Anil give him another chance and build him already see him becoming. डी हटा दीजिएगा। हाउ वाज ओसेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, हाउ डिड ही डील विथ मैक्स। यहाँ पर जो ओसेबल था वो अलग अदर दूसरे जो एजेंट होते थे वो आपको पता था ना स्पाई था एक, तो कैसा अलग था। तो यहाँ पर मैक्स के साथ वो किस प्रकार से डील करता है, मैक्स आ गया था वहाँ पर, याद है ना आपको, तो मैक्स से कैसे डील करता है ये क्वेश्चन है। ओसेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट इन मोर वेज देन वन। ही हैड अ small room in the musty corridor of a gloomy French hotel. He was extremely fat in spite of living in Paris for over 20 years. He spoke in French and German with difficulty, and he had American accent. In these ways, he was different from the conventional notion of a secret agent. He deal with Max by inventing some stories and convincing Max to act through them. देखिए यहाँ पर क्या करता है, मैक्स आ जाता है, पता है आपको ये चैप्टर, मैक्स आ जाता है लेकिन उसको मैक्स से बचा कैसे जाए, तो वहाँ पर वो अपने मन से एक स्टोरी बनाता है, उसे खिड़की कोई बालकनी बना देता है और उस पर से मैक्स कूद कर नीचे गिर जाता है। तो उससे यहाँ पर वो स्टोरी यहाँ पर बताई गई है। तो इसके साथ हमारा जो पेपर था पूरा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको पूरा का पूरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें जब तक कि आप इसे सॉल्व करें, अच्छे से याद करें, पढ़ाई परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से करें ताकि आपको एक एक क्वेश्चन वहां पर इजी हो और अच्छे से अच्छे आप मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस टाइप के और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। चलिए ओके, टिल देन बाय।